और आइए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। यूपी के फिरोजाबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक अपराधी को पकड़ने उसके घर गई पुलिस टीम पर अपराधी के भाई ने तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। करीब घंटे भर तक यह हंगामा चलता रहा। फायरिंग के चलते पुलिस टीम वापस लौट आई। खबर के मुताबिक लूट की वारदात में शामिल एक बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस आरोपी के घर पहुंची। घर पर आरोपी तो मिला नहीं, उल्टा उसका भाई हाथ में तमंचा लेकर छत पर चढ़ गया और पुलिस वालों पर गोलियां दागने लगा। इस शख्स की दबंगई के आगे यूपी पुलिस के हौसले पस्त पड़ गए और अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग खड़ी हुई। इसके बाद पुलिस पर फायरिंग करने वाला ये शख्स भी मौके से फरार हो गया। अब पुलिस दोनों भाइयों की तलाश कर रही है। यूपी के शामली में एक निजी नर्सिंग होम के भीतर से मारपीट की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। यहां इलाज के लिए आए एक मरीज के परिजनों और नर्सिंग होम के कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि एक युवक ने नर्सिंग होम में अपने हाथ पर प्लास्टर लगवाया था। आज वो हाथ चेक कराने पहुंचा तो उसके डॉक्टर से दर्द की शिकायत करते हुए गलत ढंग से प्लास्टर चढ़ाने की शिकायत की। इसी बात पर नर्सिंग होम के कर्मचारी भड़क गए। नर्सिंग होम के कर्मचारियों से बहस के बाद युवक उस समय तो चला गया, लेकिन बाद में अपने परिजनों के साथ दोबारा अस्पताल पहुंचा और कर्मचारियों से भिड़ गया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। यूपी के फिरोजाबाद में गुस्साए लोगों ने जेब काटते हुए एक युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया, फिर उसकी जमकर पिटाई की गई। शिकोहाबाद इलाके में युवक एक शख्स की जेब काट रहा था। इसी दौरान लोगों ने इसे पकड़कर पीट दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और पब्लिक के बीच खूब बवाल हुआ। हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस के डंडे जमकर बरसे। पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल प्रेमी के साथ घर छोड़कर गई लड़की का मेडिकल कराने पुलिस पहुंची। लड़की के परिजनों को इसकी भनक लग गई। लड़की को खुद के हवाले कर देने की बात पर परिजनों ने पुलिस के साथ खूब हाथापाई की। देखते ही देखते माहौल बेकाबू माहौल हो गया वहां पर। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। को इसकी भनक लग गई। लड़की को खुद के हवाले कर देने की बात पर परिजनों ने पुलिस के साथ खूब हाथापाई की। देखते ही देखते माहौल बेकाबू माहौल हो गया वहां पर। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस के साथ हाथापाई करने वाले लड़की के परिजनों पर अब पुलिस के डंडे बरसने लगे। इसके बाद बवाल करने वाले लोग जान बचाकर भागते नजर आए। दरअसल दद्दावाला में रहने वाली एक लड़की दूसरे समुदाय के लड़के के साथ घर छोड़कर चली गई थी। दोनों पुलिस कस्टडी में पहुंचे तो कोर्ट ने इनका मेडिकल कराने की बात कही। मेडिकल के लिए ले जाते वक्त सारा हंगामा हुआ। राजस्थान के झालावाड़ से एक शोरूम के अंदर हुई मारपीट की लूटपाट की सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई हैं। भवानी मंडी में बजाज शोरूम के मालिक के साथ 6 लड़कों ने मारपीट की। शोरूम के मालिक महेश पर ये सारे लड़के एक साथ टूट पड़े। शोरूम के अंदर घुसे इन लड़कों के अचानक हमले से शोरूम मालिक संभल नहीं पाए। वो जब तक समझ पाते हमलावरों ने इन्हें बुरी तरह से पीट दिया था। मारपीट के दौरान ही पीली शर्ट वाला एक लड़का शोरूम के गले में हाथ डालने लगा और उसमें रखे 1.5 लाख रुपए निकालकर ले गया। दरअसल शोरूम मालिक का प्रहलाद नाम के एक शख्स से रुपयों के लेनदेन को लेकर झगड़ा था। उसी को लेकर प्रहलाद अपने साथियों के साथ शोरूम पहुंचा और महेश के साथ मारपीट की। उत्तराखंड के श्रीनगर में यात्रियों से भरी एक बस नदी में जा गिरी। हादसे के वक्त बस में 33 लोग सवार थे, जिनमें से 16 के मरने की पुष्टि कर दी गई है। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। ये बस ऋषिकेश से श्रीनगर जा रही थी। नेशनल हाईवे 58 पर जोयालगढ़ मथेला इलाके में अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ती हुई नदी में जा गिरी। बस में फंसे 8 लोगों को निकालकर घायल हालत में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीनगर में हुए इस बस हादसे पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शोक जताया। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मरने वालों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। यूपी के जौनपुर में एक प्राइवेट स्कूल की बस पलट जाने से 32 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग पर एक बाइक को ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने छात्रों को कुचलने वाले टैंकर, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। दूध होकर चलते इस टैंकर ने साइकिल से जा रहे 8वीं क्लास के छात्र को रौंद दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सबसे पहले टैंकर को आग लगाई, उसके बाद एक एक करके बाकी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। लोगों ने मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। साथ ही 2 बाइक्स भी ठोक दी गई। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस से मारपीट की गई। हादसे के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। राजस्थान के उदयपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब
सुखेर इलाके में एक कार में भीषण आग लग गई। कार का ड्राइवर पेट्रोल भरवाने के बाद कुछ ही दूर चला गया था कि कार में आग लग गई। आग लगने के बाद कार में जोरदार धमाका भी हुआ। गनीमत रही कि आग लगने के बाद धमाके की एक घटना पेट्रोल भरवाते समय नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के समय कार में 2 लोग सवार थे जो आग लगते ही कार से सुरक्षित बाहर आ गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोदी का मैजिक चला और एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल की। एबीवीपी के उम्मीदवारों ने छात्र संघ के 4 पदों पर कब्जा करके एनएसयूआई को करारी शिकस्त दी। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के मोहित नागर ने जीत हासिल की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के ही प्रवेश मलिक ने बाजी मारी। सचिव का पद कनिका शेखावत जीती हैं, जबकि संयुक्त सचिव के पद पर आशुतोष माथुर विजय हुए। अध्यक्ष पद पर जीते एबीवीपी के मोहित नागर को 20,718 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी एनएसयूआई के कैंडिडेट को 19,804 वोट मिले। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के प्रवेश मलिक ने 21,935 वोट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को 14,076 वोट मिले। सचिव के पद पर एबीवीपी की कनिका शेखावत ने 18,671 वोट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी एनएसयूआई के उम्मीदवार को 15,649 वोट हासिल हुए। संयुक्त सचिव के पद पर एबीवीपी के आशुतोष माथुर को 23,123 वोट मिले, जबकि एनएसयूआई के उम्मीदवार को 12,065 वोट मिले। डीयू छात्र संघ चुनाव में शानदार जीत के बाद एबीवीपी के छात्रों ने जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ छात्र खूब नाचे। डीयू छात्र संघ अध्यक्ष मोहित नागर ने इस जीत को छात्रों और कार्यकर्ताओं की जीत बताया। उन्होंने कहा कि हम पूरे साल छात्रों के बीच रहे, उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ी, इसीलिए अपना मैंडेट उन्होंने दिया है। हर एक कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने हमें सपोर्ट करा, उन्होंने एक राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। जो हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी है, उनके साथ खड़े रहे, वो भी समझते हैं कि जो हमारे साथ खड़ा है उसका हम समर्थन करें। छात्र संघ अध्यक्ष मोहित नागर ने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा पर उनका विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने कहा कि हॉस्टल के साथ नए कॉलेज बनाने की मांग के साथ मेट्रो के छात्रों के पास वे छूट का मुद्दा भी उठाएंगे। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने 18 साल बाद इस तरह से एक तरफा जीत का कारनामा दोहराया है और कांग्रेस से जुड़ी एनएसयूआई का खाता तक नहीं खुला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस जीत पर एबीवीपी के नेताओं को बधाई दी है। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में डीयू में हुई एबीवीपी की शानदार जीत का जश्न मनाया गया। इस जश्न में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, सांसद रमेश बिदूड़ी समेत कई और नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। आज 9 राज्यों के लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 33 सीटों के लिए वोटिंग हुई। इन चुनावों के नतीजे 16 सितंबर को आएंगे। जिन 3 सीटों पर लोकसभा उपचुनाव हुए उनमें वडोदरा, मैनपुरी और मेडक सीटें शामिल हैं। वडोदरा सीट नरेंद्र मोदी ने छोड़ी थी, जबकि मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव ने, जबकि मेडक सीट पर केन चंद्रशेखर राव ने छोड़ी थी। नरेंद्र मोदी ने वडोदरा और वाराणसी 2 जगह से लोकसभा चुनाव जीता था, जिनमें से उन्होंने वडोदरा सीट छोड़ दी थी। इसी तरह से मुलायम सिंह यादव ने भी मैनपुरी और आजमगढ़ से चुनाव जीतने के बाद मैनपुरी की सीट को छोड़ दिया था। केन चंद्रशेखर राव के तेलंगाना के सीएम बनने के बाद से मेडक सीट खाली हो गई थी। लोकसभा उपचुनाव के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 33 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें यूपी की 11, गुजरात की 9, राजस्थान की 4 और असम की 3 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 2, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर भी विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ 11 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इन विधानसभा सीटों में नोएडा, सहारनपुर, बिजनौर, लखनऊ ईस्ट, ठाकुरद्वारा, निगासन, हमीरपुर, चरखारी, सिराथू, बल्हा और रोहनिया शामिल हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भी वोट डाला। उनकी बहू और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव भी परिवार के साथ वोट डालने पहुंची। उन्होंने उपचुनाव में पार्टी की जीत का भरोसा जाहिर किया। यूपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान को लेकर लोगों का खासा उत्साह देखा गया। लखनऊ, सहारनपुर, बिजनौर और हमीरपुर इन सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। कोलकाता में उपचुनाव के दौरान टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता बीच सड़क पर एक दूसरे से भिड़ गए। चौरंगी और बशीरहाट दक्षिणी विधानसभा सीट पर वोटिंग के दौरान ही हंगामा हुआ, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। चुनाव आयोग ने वडोदरा से कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रावत के खिलाफ नोटिस जारी किया है। नरेंद्र रावत पर मतदान के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। वडोदरा में नरेंद्र रावत ने पोलिंग बूथ पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के साथ सेल्फी यानी कि खुद की फोटो खींची। वो वोट देकर जैसे ही बाहर लौटे तो मतदाताओं की कतार के पास उन्होंने सेल्फी खींची।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 15 मंत्रियों से बेहद नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नजमा हेपतुल्ला, मेनका गांधी, हरसिमरत कौर, थावरचंद गहलोत, कलराज मिश्र और किशन पाल गुर्जर समेत 15 मंत्रियों से खफा हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों से सरकार के 100 दिन पूरा होने पर अपने मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड देने को कहा था, लेकिन 15 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री का निर्देश नहीं माना। खबर है कि इससे मोदी बेहद नाराज हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों को लेकर के समझौता होने की खबर है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से कांग्रेस 164 और एनसीपी 124 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 174 और एनसीपी 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस इसी फॉर्मूले पर फिर से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन एनसीपी तैयार नहीं थी। अब खबर है कि पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस एनसीपी को 10 सीटें ज्यादा देने के लिए राजी है। 2009 में कांग्रेस ने 174 में से 82 सीटें जीती थी, जबकि एनसीपी के खाते में 114 में से 62 सीटें आई थी। महाराष्ट्र में इस वक्त दोनों की गठबंधन की सरकार है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर हालात बनते हैं तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। हालांकि कुछ दिन पहले उद्धव ने कहा था कि वो सीएम बनने का सपना नहीं देखते। बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने संघर्ष रैली निकालकर बीजेपी के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में 21 सितंबर के बाद बताएंगे। शहरी विकास मंत्रालय के आदेश के बाद एनडीएमसी ने बंगला खाली नहीं करने पर 20 पूर्व सांसदों के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के बंगले का कनेक्शन कटने से आरएलडी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा को बेंगलौर के आरटी नगर पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। कार्तिक पर कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री से रेप और धोखाधड़ी का आरोप है। एनसीपी नेता लक्ष्मण राव ढोबले पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन में इस मामले में केस दर्ज किया गया है। ढोबले महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता हैं और महाराष्ट्र सरकार में जल आपूर्ति मंत्री भी रह चुके हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि एनसीपी नेता लक्ष्मण राव ढोबले ने धोखे से उसकी अश्लील तस्वीरें खींची और फिर उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसके साथ 3 बार बलात्कार किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने असमी गायक और फिल्म निर्माता सदानंद गोगोई को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। उन पर फंड के गलत इस्तेमाल और साजिश रचने का आरोप है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने गोगोई को पूछताछ के लिए चौथी बार सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित दफ्तर बुलाया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उन्हें शनिवार को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर सरकार के 7 मंत्रियों ने एक डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम से बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस डूब गया है। इंडिया न्यूज सबसे पहले सेना के बादामी बाग कैंट एरिया तक पहुंचा। अपने बेस के जलमग्न होने के बाद सेना राहत और बचाव के काम में जुट गई है। बादामी बाग कैंटोनमेंट एरिया में अब बाढ़ से भारी तबाही मची है। पूरा इलाका जलमग्न है। स्कूल से लेकर मैदान तक पानी ही पानी है। श्रीनगर में झेलम ने भारी तबाही मचाई है। इंडिया न्यूज की टीम झेलम के किनारे बसे गांव तक पहुंची, जहां घर का एक बच्चा बेहद बीमार है, लेकिन अब तक उसके पास मदद नहीं पहुंची। इंडिया न्यूज की टीम को देखकर परिवार को राहत की एक नई उम्मीद नजर आई। इंडिया न्यूज की टीम जम्मू कश्मीर के उन इलाकों तक पहुंची जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। इंडिया न्यूज की टीम ने श्वेतांग इलाके का जायजा लिया, जहां पर हफ्ते भर से करीब 5000 लोग राहत की आस लिए अभी भी फंसे हुए हैं। इंडिया न्यूज ने श्रीनगर के श्वेतांग इलाके का जायजा लिया। यहां लोगों ने बताया कि पीने का पानी न होने के चलते लोग मजबूरी में सड़कों पर जमा पानी उबाल कर पी रहे हैं। इंडिया न्यूज की एक और टीम ने श्रीनगर के एक गुरुद्वारे का जायजा लिया। बाढ़ से बचकर आए लोग इसी गुरुद्वारे में शरण लिए हुए बैठे हुए हैं। इनके अलावा हाजी मोहल्ले में भी हमारी टीम पहुंची। यहां पर कई घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। लोग घर छोड़कर सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने श्रीनगर के रेलवे स्टेशन का भी जायजा लिया। रेलवे स्टेशन के आसपास पानी भरा हुआ है। स्टेशन पूरी तरह सन्नाटे में डूबा है। इंडियन न्यूज की टीम श्रीनगर में एयरफोर्स के बेस कैंप पर भी पहुंची। यहां पर सैकड़ों टूरिस्ट को रेस्क्यू करके लाया गया है। एयरबेस कैंप से हर घंटे 17 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उड़ान भर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के पानी का स्तर घटने, राहत और बचाव के काम में तेजी आई है। करीब 5 लाख लोग अभी भी घाटी के अलग अलग इलाकों में फंसे हैं। मरने वालों का आंकड़ा 250 के पार चला गया है। जम्मू कश्मीर में बिगड़े हालात के बीच सेना, एयरफोर्स और सूबे के प्रशासन की ओर से लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। रात भर सेना के जवान बाढ़ के बीच फंसे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और उनका नाम पता पूछकर लोकल प्रशासन उनकी मदद भी पहुंचा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ में जान गंवा चुके लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। बाढ़ में मरने वाले शख्स के परिजन को 3.5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जिन लोगों के घर बर्बाद हुए हैं उन्हें पहली किस्त के तौर पर 75,000 रुपए दिए जाएंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों को बीएसएनएल नेटवर्क में मुफ्त में बात करने की सुविधा दी है। बीएसएनएल की ये सेवा 1 हफ्ते के लिए दी जा रही है। मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 27 अगस्त को लालू की हार्ट की सर्जरी हुई, तब से वो अस्पताल में भर्ती थे। गोरखपुर के गोरछा पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ का कल रात को निधन हो गया। गोरखपुर से 4 बार वो सांसद रह चुके हैं। मुजफ्फरनगर में एक केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 2 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। भारी बारिश के चलते यूपी के एटा जिले में एक मकान की छत ढह जाने से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से 31 किलो हेरोइन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के मायापुरी इलाके में पुलिस ने फर्जी कागजात पर बैंक से 40 लाख का होम लोन कराने की कोशिश कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मयूर विहार इलाके के लोगों ने चेन स्नैचिंग के बढ़ते मामलों को लेकर थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में एक कोठी में काम करने वाली 16 साल की नौकरानी की मौत का संदिग्ध मामला सामने आया। सीमा की मौत के बाद उसके परिजन कई सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि सीमा की मौत के वक्त कोठी में मालिक का बेटा और उसके दोस्त मौजूद थे। गाजियाबाद की डीएलएफ कॉलोनी के एक घर के भीतर प्रेमी जोड़े की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान दिल्ली निवासी अमित के रूप में हुई है, जो प्रॉपर्टी एजेंट था। जिस फ्लैट में दोनों लाशें मिली हैं वो अमित के मालिक का है, जो कि प्रॉपर्टी डीलर है। लखनऊ के थाना कैंट इलाके में लोको सर्विस स्टेशन के पास नशे की हालत में एक लड़की पड़ी मिलने से हड़कंप मच गया। लड़की के मुताबिक वो गोरखपुर की रहने वाली है, करीब हफ्ते भर पहले लखनऊ आई थी। पंजाब के पंचकुला में एक महिला से गैंगरेप और उसकी हत्या की कोशिश के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के मुरादनगर में यूपी एसटीएफ की टीम ने एक नकली फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश किया है और फैक्ट्री पर छापा मारा। महाराष्ट्र के नागपुर में कचरे के ढेर के पास एक शख्स की हाथ पैर बंधी लाश मिलने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरठ में एक तांत्रिक ने पैसे का लालच देकर अपने ही बेटे को 10 लाख रुपए में बेच दिया। कानपुर के डबकेश्वर महादेव घाट में आर्मी के खुदाई के दौरान बेशकीमती मुगल कालीन सिक्के मिले हैं। सेना ने सभी सिक्के प्रशासन के हवाले कर दिए। दिल्ली मेट्रो में डोरेमोन, छोटा भीम, चाचा चौधरी जैसे कार्टून किरदार मेट्रो की सफाई, सुरक्षा और मेट्रो के नियमों के बारे में जागरूक करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रामलीला की तैयारी शुरू हो गई है। दशहरे में रावण दहन के मौके पर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, फिल्म अभिनेता गोविंदा, रवीना टंडन मौजूद रहेंगे। हेमकुंड साहिब में स्कूली बच्चों ने सफाई अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। टीम इंडिया के क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार ने अपने शहर मेरठ में शिव हनुमान मंदिर में परिवार के साथ पूजा की।